कक्षा 9 विषय हिंदी मैं सतीश पंडित एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष इस वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। विद्यार्थियों, सर्वजीव हितावह श्री स्वामीनारायण कुमारशाला कण्बा स्वामीनारायण गुरुकुल में आप सभी का पुनः खूब खूब स्वागत है। आज मैं आपके समक्ष इकाई 19 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस पाठ में महाकवि कालिदास के जन्म, उनके साहित्य, उनके बचपन और उनकी युवावस्था आदि के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जिसके लेखक है नरपत बारहट हडवेचा। नरपत बारहट हडवेचा एक शोधकर्ता के रूप में हिंदी साहित्य में प्रसिद्ध है। इन्होंने जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर में कार्य करके अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनकी मुख्य रुचि लेखन कार्य में रही। वे संस्कृत के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं। महापुरुषों को नमन करते हुए उन्होंने लिखा है, जिन्होंने देश सेवा की खातिर अपना घर, अपना परिवार छोड़कर ऐसो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए अपना सर्वस्व कुर्बान किया है, वे वंदनीय हैं। महापुरुषों की जीवनियाँ आपकी प्रसिद्ध कृति रही है। इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों का जीवन चरित्र अंकित है। प्रस्तुत जीवनी महाकवि कालिदास। इसमें कालिदास के जन्म और परिचय एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं का विवरण देखने को मिलता है। तो इस लेख में हम, इस इकाई में हम पाठक्रम 19 में हम महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वोत्तम कवि माने जाते थे, उनके बारे में प्रस्तुत जीवनी में महाकवि कालिदास के जन्म एवं परिचय का एवं उनकी साहित्यिक रचनाओं का विवरण देखने को मिलेगा। तो आइए मैं आरंभ करने के लिए जा रहा हूँ महाकवि कालिदास की प्रस्तुत इकाई, जिसके लेखक है नरपत बारहट हडवेचा। विद्यार्थियों, संस्कृत साहित्य में बहुत ही ख्याति प्राप्त महाकवि कालिदास की जो एक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में भी जाने जाते थे, उनकी साहित्यिक रचनाएं आज भी भारतवर्ष ही नहीं बल्कि विश्व के साहित्य प्रेमियों के जुबां पर हमेशा बनी रही है। उनके साहित्यिक कृतियों की बात की जाए तो अभिज्ञान शाकुंतलम उनकी रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ स्थान रखता है। उनका यह नाटक विश्व प्रसिद्ध नाटक है और विश्व के सर्वश्रेष्ठ नाटकों में प्रथम पंक्तियों में इस नाटक का नाम लिया जाता है। विश्व के बड़े बड़े साहित्यकारों ने, महान साहित्यकारों ने महाकवि कालिदास की साहित्य कृति अभिज्ञान शाकुंतलम की तारीफ की है। विद्यार्थियों, यही नहीं, महाकवि कालिदास अनेक साहित्य रचनाओं के महान कवि रहे हैं। विद्यार्थियों, उनके जन्म के बारे में कोई महत्वपूर्ण जानकारी तो नहीं मिलती, लेकिन एक अंदाज के हिसाब से हमारे भारतवर्ष के महान राजा विक्रमादित्य के पूर्व उनका जन्म हुआ होगा, क्योंकि कहते हैं कि विक्रमादित्य ने एक बार महाकवि कालिदास के नाम का उल्लेख किया था। इसलिए मान सकते हैं कि महान
विक्रमादित्य राजा ने अपने महान कवि विक्रमादित्य का नाम का उल्लेख किया, इसलिए वह उनके समकालीन अथवा उनसे पूर्व में हुए होंगे। अन्य शोधों के अनुसार महाकवि कालिदास 365 ईस्वी सन तथा निधन 445 ईस्वी सन का माना जाता है। यह हमारी पुस्तक में दिया गया है। और भी कई खोज अलग अलग हो रखी है, जिसके अनुसार ईस्वी सन की प्रथम शताब्दी में शायद उनका जन्म हुआ होगा, ऐसा मान सकते हैं। विद्यार्थियों, उनके जन्म स्थान के बारे में काफ़ी माहिती, काफ़ी जानकारी देखने को मिलती है। कहते हैं कि उनका जन्म उज्जैन में हुआ होगा, यानी उज्जैन उनका जन्म स्थान माना जाता है। यही नहीं, उज्जैन में उन दिनों विक्रमादित्य का राज्य चलता था और उन्होंने उनका उल्लेख किया था, इसलिए मान सकते हैं कि वे उज्जैन के रहे होंगे। कहते हैं कि कालिदास का बचपन बेहद गरीबी और लाचारी में बीता था। बचपन में वे एक अल्प बुद्धि या जिसे आप मूर्ख कह सकते हैं उसी प्रकार से थे। और उन दिनों एक सदानंद नाम का राजा रहा करता था। यह राजा बहुत ही बुद्धिशाली, उनकी एक पुत्री थी। राजा का नाम शारदानंद था। उनकी गुणवती और एक संस्कारी पुत्री थी जिसका नाम था विद्योत्मा। लेकिन विद्योत्मा को अपनी गुण का अहंकार हो गया था, अपनी विद्या का, जो उन्होंने शिक्षण प्राप्त किया था और जो उनके पास ज्ञान था उसका अभिमान हो गया था। इसलिए उन्होंने अपने पिता श्री शारदानंद राजा को यह कहा था कि वह शादी उसी से करेगी जिसको वह शास्त्रार्थ में हरा दे। राजा ने अपने मंत्री और विद्वानों, आगेवानों को कहा था कि आसपास के नगर, आसपास के राज्यों में से, देशों में से तुम जो भी विद्वान व्यक्ति हो, विद्वान युवक हो, उसे मेरी लड़की के लिए आमंत्रण दीजिए। मेरी लड़की विद्योत्मा उसको प्रश्न पूछेगी। मंत्री बेचारा कई बार प्रयत्न कर चुका था, लेकिन विद्योत्मा इतनी ज्ञान से युक्त थी कि वह किसी भी युवक को शास्त्रार्थ में हरा देती थी। इस पर उनके विद्वान मंत्री वह एक योजना बना देते हैं कि अब एक षड्यंत्र कर दिया जाए और षड्यंत्र के तहत विद्योत्मा की शादी कोई पागल लड़के से ही करा दी जाए। उन्हें उसी समय एक पागल लड़का दिखाई देता है। जब वह युवक की खोजबीन कर रहे होते हैं, गुणवान युवक की खोजबीन, तो उस समय एक जंगल जैसे स्थान पर एक युवक पेड़ की जिस डाली पर बैठा था उसी डाली को काट रहा था। जब डाली कटती तो पेड़ की डाली के साथ वह युवक नीचे गिर जाता। येन केन प्रकार लोभ आदि देकर के उस लड़के को तैयार किया जाता है, अच्छे वस्त्र पहनाए जाते हैं और डराया भी जाता है कि तुझे कुछ बोलना नहीं है, तेरी शादी कराएंगे हम, तुझे अच्छा खाना मिलेगा, तुझे अच्छे कपड़े मिलेंगे, बस तुझे मौन धारण करके रखना है। हाँ, तू हाथ का इशारा कर सकता है। फिर तो शास्त्रार्थ करने के लिए उसे ले जाया जाता है। कालिदास, वह रंग से श्याम था बहुत ही, इसलिए उसका नाम उन लोगों ने कालिदास भी रख दिया था। वह राजमहल में वापस लौटे। उन्होंने कहा कि एक बहुत बड़े विद्वान युवक हमें मिले हैं, उनके बहुत सारे शिष्य हैं और उनके साथ वे आ रहे हैं, लेकिन आजकल उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है, वो कुछ बोलते नहीं, वह हाथों का इशारा ही करते हैं और उनके शिष्य ही हाथों के इशारे से वो क्या कह रहे हैं वो बता देते हैं। फिर तो क्या था, शास्त्रार्थ के लिए विद्योत्मा तैयार हो गई। उन्होंने हाथों के इशारे से उस युवक को कुछ प्रश्न पूछे
उस युवक ने गुस्से में आकर के मानो हाथों के इशारों से ही कुछ कहा, लेकिन उसे डराया गया था, कुछ बोलोगे तो तुम्हें इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी, और नहीं बोलोगे तो इतना फ़ायदा होगा, इतना लाभ होगा। वह कुछ बोला नहीं, हाथों का इशारा ही करता रहा। फिर क्या था, उसके आसपास खड़े विद्वान व्यक्तियों ने विद्युत्मा को योग्य जवाब दे दिया। एक के बाद एक प्रश्न पूछे गए, वह भी हाथ के इशारे से। विद्वान गुणवान युवकों ने उस कालिदास के हाथ के इशारों के जवाब बना बना के अच्छी तरह से कहे, और अंततः विद्युत्मा ने कहा कि मैं इन युवक के जवाबों से संतुष्ट हूँ। फिर क्या था, फिर तो शादी का समय आ गया, और शादी के बाद विद्युत्मा को पता चला कि अरे यह युवक तो पागल है, क्योंकि एक बार ऊंट को देखकर वह उष्ट 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 करने लगा और बहुत नाचने कूदने लगा। इस पर विद्युत्मा को पता चल गया और उसने तुरंत वह जो युवक था उसके साथ अपनी शादी जो हुई थी उसे मानने से इनकार कर दिया। उसने अपने राजमहल के द्वार हमेशा के लिए उस युवक के लिए बंद कर दिए। उस युवक का घोर अपमान किया गया। महाकवि कालिदास को भी यह तो पता चल गया कि अब मैं राजमहल में नहीं जा सकता। वह वहाँ से पर्वतीय विस्तार में गए। वहाँ जाकर के उन्होंने कालिदास ने महाकाली की खूब आराधना की, तपस्या की, और कहते हैं कि काली माता बहुत प्रसन्न हो गई और प्रकट हुई। उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम काली के दास हुए, अर्थात तुम मेरे सेवक हुए, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम विद्या में सर्वश्रेष्ठ बनोगे। कालिदास को वरदान मांगने के लिए कहा होगा, तो उसने कहा मुझे विद्या चाहिए। विद्युत्मा उसकी पत्नी थी, मुझे विद्या चाहिए, लेकिन उसने महाकवि कालिदास को मतलब माता ने, महाकाली माँ ने ऐसे आशीर्वाद दे दिए कि वह विद्यावान बनेगा, उसके जैसा साहित्यकार कोई होगा नहीं। उसके बाद तो साहित्य की रचना की गई और बाद में कहते हैं कि महान साहित्यकार बनकर वे अपनी पत्नी के पास भी वापस लौटे थे और उन्होंने शास्त्रार्थ पुनः किया, और उस बार उसके पास, महाकवि कालिदास के पास काफ़ी विद्या की शक्ति आ गई थी, ज्ञान आ गया था। इसलिए कहते हैं कि विद्युत्मा ने भी उसका स्वीकार किया, उनका स्वीकार किया। उन्होंने बहुत से साहित्य लिखे हैं, मालविकाग्निमित्र, अभिज्ञान शाकुंतलम। यही नहीं, उन्होंने और भी कई साहित्य कृतियाँ लिखी है, जैसे कि कुमार संभवम, जिसमें शिव पार्वती के विवाह की बात है, कुमार कार्तिकेय की जन्म की बात है। रघुवंश नामक एक महाकाव्य लिखा है, जिसमें उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र जी के वंश के बारे में खूब माहिती दी है, रघुवंश की जानकारी उन्होंने दी है। तो इस प्रकार महान साहित्यकार कालिदास, जिनका साहित्य में अनमोल नाम है, ऋतुसंहार नाम की उनकी एक काव्य कृति भी बहुत प्रसिद्ध हुई थी। तो इस प्रकार एक से बढ़कर एक साहित्य कृतियाँ देने वाले महाकवि कालिदास के बारे में लेखक नरपत बारहट हड़वेचा ने महत्वपूर्ण जानकारी इस पाठ में दी है, जो मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। आने वाले दूसरे वीडियो में मैं आपके समक्ष पाठ वाचन के साथ साथ पाठ की महत्वपूर्ण अन्य जानकारी लेकर प्रस्तुत हो जाऊंगा। तब तक के लिए अनुमति लेता हूँ। जय श्री स्वामीनारायण।